भारत और अमेरिका के बढ़ते संबंधों के बीच में जो टैरिफ वॉर है उसको लेकर किस तरह की तैयारियां हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जब से अमेरिका के राष्ट्रपति का पद संभाला है, कई ऐसी घोषणाएं की हैं जिनका पूरी दुनिया पर असर पड़ रहा है। खासकर उनकी टैरिफ वॉर ने दुनिया भर के देशों को हिलाकर रख दिया है। उन्होंने भारत को लेकर भी कई बार मुखर होकर बयान दिया है। तमाम आशंकाओं के बीच भारत ने भी इसे लेकर पुख्ता प्लान तैयार किया है, जिससे ट्रंप के टैरिफ वॉर का असर इंडिया पर मामूली तौर पर पड़ने की संभावना है। तो भारत यहां पर पूरी तरह से तैयार है और लगातार भारत निर्यात के नए रास्ते खोलता हुआ भी नजर आ रहा है। तो जैसे जैसे अमेरिका टैरिफ वॉर को बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है, उसको लेकर भारत जो है वो अपनी तैयारियां लगातार कर रहा है। तो टैरिफ वॉर को लेकर किस तरह से तैयार है भारत, इस पर अब हम बातचीत करते हैं। अगर हम देखें आगे तो ट्रेड एग्रीमेंट जो है उसको लेकर भारत और अमेरिका के बीच लगातार बातचीत हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन शुरुआती और चुनिंदा लोगों में से थे जिनसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने सत्ता संभालने के बाद मुलाकात की थी। उसके अलावा हमारे तमाम नेता जो हैं वो भी यूएस के दौरे लगा रहे हैं। ट्रेड एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो टैरिफ जो है वो एक साथ लगाना यहाँ पर असंभव होगा और भारत की ये कोशिश है कई देशों के साथ, अमेरिका के साथ भी, कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उससे उस दिशा में भारत प्रगति करता हुआ नजर आ रहा है कि ट्रेड जो है वो पूरी तरह से फ्री कर दिया जाए, टैरिफ मुक्त कर दिया जाए। कुछ चीज़ों पर टैरिफ कटौती को लेकर भारत तैयार भी नजर आ रहा है। द्विपक्षीय व्यापार की अगर बात करें तो मिशन 500 पर भारत जो है वो यहाँ पर सहमति जता चुका है, यानी कि 500 ऐसे कंपोनेंट्स होंगे, ऐसी चीज़ें होंगी जिन पर आगे दोनों देशों में रिश्ते जो है वो मजबूत होंगे, उन पर डील होती रहेंगी। द्विपक्षीय व्यापार की बात की जाए दोनों देशों के बीच तो भारत ने 2030 तक 500 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा हुआ है। भारत लगातार निर्यात के नए रास्ते यहाँ पर खोलता हुआ नजर आ रहा है। अलग अलग देशों से भी भारत की बातचीत चल रही है। अगर और बात करें यूरोप, मध्य पूर्व के बाजार तक भी भारत अपनी रीच जो है वो बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि भारत और अमेरिका जो हैं वो दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए भी ये आसान नहीं होगा कि भारत जो डिमांड्स रख रहा है या भारत जो शर्तें रख रहा है उसकी पूरी तरह से अनदेखी कर दी जाए। और भारतीय जीडीपी की अगर बात करें तो उस पर निर्यात की निर्भरता जो है वो भी भारत लगातार कम करता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान यहाँ पर जुड़ रहे हैं इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। डॉक्टर धीरज कौल हैं हमारे साथ, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, और डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं, विदेश नीति के जानकार हैं। डॉक्टर धीरज, अगर सबसे पहले मैं आपके पास यहाँ पर आऊँ तो भारत करीब 150 अरब डॉलर का व्यापार जो है वो यूएस से करता चला आ रहा है। इधर 2030 तक भारत ने 500 अरब डॉलर का लक्ष्य रखा है। तो ऐसे में टैरिफ एक बड़ा रोल यहाँ पर दोनों देशों के बीच में प्ले करेगा। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। जैसे कि आप जानते हैं कि ट्रंप की पॉलिसी हमेशा से रही है इक्विवोकल टैरिफ्स, क्योंकि अगर आप उनकी कैंपेन देखिए जून लास्ट ईयर से, उनका मेन वन ऑफ द बिगेस्ट इशू वाज कि हमारे डॉलर्स बाहर जा रहे हैं जी, हमारी कॉस्ट ऑफ लिविंग काफी बढ़ चुकी है, क्वालिटी एम्प्लॉयमेंट है नहीं, हमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज को वापस लाना है। लेकिन एज एन आई वर्क इन द फाइनेंशियल सेक्टर ऑल्सो, इट्स अ वेरी वेरी बिग टास्क, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स की वो बात कर रहे हैं उस जॉब्स को क्या अमेरिकन करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, जो स्किल सेट्स की हम लोग मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं उसके अंदर कॉस्ट बढ़ जाएगी, तो कॉम्पिटिटिवनेस बहुत नीचे आएगी और हर हाउस होल्ड अमेरिकन पे तकरीबन $1000 का एक हिट पड़ेगा। एवरेज हाउस होल्ड इनकम अमेरिका में राइट नाउ इज बिटवीन 60 एंड $75,000, और अगर $1000 लीजिए तो $12,000 आफ्टर टैक्सेस इज अ बिग मनी। तो कहीं ना कहीं अभी आप देख रही हैं कि रिपब्लिकन पार्टी बेस जो है वो भी इसके ऊपर बात कर रही है कि देखिए सर्विसिंग सेक्टर इंडिया में बहुत अच्छे से काम करता है, उसको हम लोग टच ना करें, लेकिन जो बिग मैन्युफैक्चरर जैसे कि सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर आप $1 लाख की जॉब्स की सैलरी दे सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टील मैन्युफैक्चरिंग पे आ जाएंगे, जो कि पेंसिल्वेनिया जहां पे मैं हूं वहां पे वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्लांट था, तो वो बहुत ही हार्ड है वो करना। सर्विसिंग, अब मैं आपको पर्सनली बताता हूँ, बैंकिंग सेक्टर का जो एक्सपीरियंस मेरा यूएस में एक्सीलेंट है, लेकिन यहाँ इंडिया में भी मैं पर्सनली अभी भारत में ही हूँ, और बैंक्स लाइक यूको बैंक एंड एवरीबॉडी एल्स एक्सीलेंट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगर आईटी में चले जाइए, मेरा एआई का खुद स्टार्टअप है, तो हम लोग को भी यहाँ आना पड़ रहा है, क्योंकि जो क्वालिटी हमें सर्विस मिलती है भारत में, जिस कॉस्ट पे मिलती है, वो कंपीट ही नहीं कर सकते हैं आप। तो फाइनेंशियली डजंट मेक सेंस टू टेक अवे सर्विसिंग सेक्टर, बट मैन्युफैक्चरिंग, हाई पेड मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स के ऊपर बहुत प्रेशर है, बिकॉज अनएम्प्लॉयमेंट क्वालिटी जॉब्स का बहुत बड़ा दिक्कत है यूएस में।
कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है और अमेरिकन ड्रीम बहुत दूर दिख रहा जी। है। और उसी के ऊपर ट्रंप आए हैं और वो इक्विवोल्ट टैरिफ की जो बात कर रहे हैं, उन्होंने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया कि इजराइल को कंसेशन देंगे, भारत के लिए कुछ नया वो डिस्कवर करने के लिए उस दिशा में जा रहे हैं। लेकिन 3 सेक्टर ऐसे हैं जिसमें वो चाहते हैं भारत ज्यादा बढ़ के उनके साथ करे में। एक है डिफेंस जी, दूसरा एग्रीकल्चर जिसका बहुत टची एरिया है भारत के साथ, वो एक बिल्कुल। बड़ा निगोशिएटिंग पॉइंट रहेगा। और तीसरा जो एआई की टेक्नोलॉजीज है जिसमें जैसे मैं भी काम कर रहा हूं, तो उसके अंदर हमें क्या लेवरेज मिल सकता है। तो मुझे बहुत उम्मीद है कि भारत के साथ एक बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बैठेगा, लेकिन हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट रहना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ये ट्रंप की अकेले की पॉलिसी नहीं है, रिपब्लिकन कोर पार्टी का ये एजेंडा है और वो चाहते हैं कि एक इक्वल बैलेंस आए, लेकिन कुछ पार्टनर्स को वो लेवरेज देंगे जिसमें भारत बिल्कुल। एक नंबर 1 और नंबर 2 पार्टनर होगा। बिल्कुल उसी की हम बात कर रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर जाकिर यहाँ पर हमने सुना इन्हें, भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की कोशिश लगातार कर रहा है। दोनों देशों के बीच में कई मुलाकातें हो चुकी हैं। हम जानते हैं ट्रंप और प्रधानमंत्री और ट्रंप की मुलाकात हुई, उसके बाद हम जानते हैं कि वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल जो हैं और वो हाल ही में यूएस के दौरे से लौटे हैं। तो यहाँ पर तमाम कोशिशें की जा रही हैं और ऐसे में जो बात की जा रही है कि अगर मान लीजिए कि अमेरिका को मना लिया जाता है या जो दोनों देशों के बीच में इस तरह की बातचीत होती है कि भारत के लिए जो थोड़ी रियायत यहाँ पर आ जाती है, तो किस तरह का असर अर्थव्यवस्था पर और पड़े हमारे पूरे दोनों देशों के संबंधों पर पड़ेगा? देखिए, ट्रेड को हमने एज ए ग्रोथ इंजन माना है। जो नई ट्रेड पॉलिसी आई है उसमें 2030 तक हम $1 ट्रिलियन का मर्चेंडाइज ट्रेड करेंगे, टोटल 2 ट्रिलियन होगा। और अगर ट्रेड हमारा बढ़ता है मैन्युफैक्चरिंग, तो न सिर्फ हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा बल्कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि 1 अरब से ज़्यादा लोग जो है 2030 तक एम्प्लॉयमेंट के लिए मार्केट में उतरेंगे, तो उनको कहाँ से एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा जबकि एग्रीकल्चर ऑलरेडी सैचुरेट कर गई है। तो अगर मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया को यूएस मार्केट मिलती है तो हमारे लिए बहुत तेज़ी से न सिर्फ ग्रोथ होगी बल्कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन भी होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात ये आ रही है कि अमेरिका भी जो है मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे क्लैश होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हमारे इनके हैं। यहीं पे जो है टसल चल रहा है दोनों कंट्रीज़ में। वो कह रहे हैं कि हम टैरिफ लगाएंगे, जबकि हम देख रहे हैं कि स्टील और एल्युमिनियम पे 25% का टैरिफ लग चुका है हमारे ऊपर एज ए यूजुअल ऑन द बोर्ड। तो यहीं पे एक टसल आ रही है, जबकि सर्विस सेक्टर है, एनर्जी है, एनर्जी है और ग्रीन टेक्नोलॉजी है, इसमें हमारा कहीं ना कहीं निगोशिएशन हो रहा है। लेकिन मसला यहीं आके फंसा हुआ है कि हमको क्या करना। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि हमारा जो ट्रेड सरप्लस है यूएस का बहुत ज़्यादा नहीं है बनिस्बत जो है चाइना का है, $300 बिलियन है, यूरोपियन यूनियन का $250 से $300 बिलियन है, करीब मैक्सिको का, कनाडा का, इन लोग का बिलियंस में है, हमारा सिर्फ $45 बिलियन है। डॉक्टर जाकिर, लेकिन यहाँ पर ये भी है कि भारत भी कुछ चीज़ों पर टैरिफ कम करने को राजी है। भले अभी आधिकारिक बयान नहीं आया, लेकिन इस तरह की के संकेत जो है वो मिलने लगे हैं। जी, हम एक रेसिप्रोकल भूमि तैयार कर रहे हैं कि कुछ पे आप कम करिए, कुछ पे हम कम करेंगे। केस वाइज हम नहीं जा रहे हैं, लेकिन एक फ्लैट रेट लगाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमने कहा कि बुरबोन विस्की पे हम जो है कम कर देंगे, हार्ले डेविडसन पे भी हम कम कर देंगे, और भी चीज़ों पे हम कम कर देंगे। लेकिन ये अमेरिका को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। मेरा सबसे बड़ा डर जो है, टैरिफ तो एक तरफ है ही है जी। अमेरिका का जो चाइना ने सैंक्शन लगाया है, कनाडा ने जो सैंक्शन लगाया है, मैक्सिको जो लगाने जा रहा है, ये सारे प्रोडक्ट जो है हिंदुस्तान में डंपिंग ग्राउंड ना बन जाए। आप समझ रहे हैं कि उनके यहाँ से खत्म हुआ, हमारे यहाँ ना जो थोप दिया जाए, तो हमारी इकोनॉमी का क्या होगा। एक थोड़ा सा एक स्टैटिस्टिक्स ये है कि हमारी पर कैपिटा इनकम जो है $2600 है। इस पे हम चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं। उनका 45,000 है जी। तो आप देखते हैं क्या मिसमैच है दोनों की पॉपुलेशन और लिविंग स्टैंडर्ड में। अमेरिका हमारे पीछे पड़ा हुआ है, बिला वजह पड़ा हुआ है। बिल्कुल। लेकिन ये बात भी जो डॉक्टर धीरज कह रहे थे कि भारत जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और ऐसे में अमेरिका भी यहाँ पर नहीं चाहेगा कि भारत के साथ संबंध जो है वो तलखी भरे आए। और दोनों जो खासकर हमारे देश के नेता हैं, चाहे वो उधर राष्ट्रपति ट्रंप हो, इधर प्रधानमंत्री मोदी हो, दोनों के बीच की केमिस्ट्री, दोनों के बीच की जो दोस्ती है वो बहुत मजबूत है और बढ़ते वक्त के साथ वो और गहरी हुई है। तो ऐसे में एक भारत के लिए जो रियायत है उसकी उम्मीद ज़रूर यहाँ पर की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक और बड़ी खबर जो है उसका भी हम रुख कर ले रहे हैं। अमेरिका की दिग्गज प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन जो है उसके चेयरमैन और सीईओ स्टीफन श्वार्ज़मैन जो है, उन्होंने कहा है कि भारत उनकी कंपनी के लिए दुनिया का सबसे अच्छा
प्रदर्शन करने वाला बाजार बन चुका है। ब्लैकस्टोन को भारत में हर साल लगभग 40% का रिटर्न मिल रहा है, ये भी उन्होंने कहा है, जो किसी भी अन्य बाजार से कहीं ज्यादा है। 2005 में ब्लैकस्टोन ने भारत में $1 बिलियन का निवेश किया था, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम हुआ करती थी। आज ब्लैकस्टोन के पास भारत में लगभग $50 बिलियन के असेट्स हैं और श्वार्ट्जमैन का कहना यहाँ पर यह है कि भविष्य में $100 बिलियन तक पहुंच सकता है। उन्होंने ये माना है कि नियमों में बदलाव और स्थिर राजनीतिक नेतृत्व की वजह से भारत में पहले के मुकाबले व्यापार करना अब आसान हो गया है। तो यहाँ पर ये भी आपको बताते चलते हैं कि भारत में कहाँ पर ब्लैकस्टोन जो है उसने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में ब्लैकस्टोन ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। डेटा सेंटर्स जो है उसमें लगातार इन्वेस्टमेंट उसका जारी है। हेल्थ केयर सेक्टर में भी ब्लैकस्टोन ने पैसा लगाया हुआ है और एनर्जी ट्रांजिशन जो है उसमें भी पैसा लगाया हुआ है। डॉक्टर धीरज, यहाँ पर जब इस तरह की बात हम सुनते हैं, ब्लैकस्टोन जैसी कंपनी जो कि सबसे बड़े निवेशकों में से एक मानी जाती है और उनके सीईओ जब इतनी बड़ी बात करते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला बाजार है भारत, तो यहाँ पर सीधे तौर पर भारत के लिए भविष्य में बहुत बड़े रास्ते खुलते हुए नजर आते हैं। जी हाँ, देखिए, मैं एआई इंडस्ट्री से कनेक्टेड हूँ, खुद का स्टार्टअप जी, और मैं फाइनेंशियल कंसल्टिंग भी करता हूँ थर्ड पार्टी के लिए फॉर वैनगार्ड। लेकिन मैं आपको 4 सेक्टर्स बता देता हूं जिसमें बहुत तेजी से घुमा रहा है, जो बहुत डिसरप्टिव है। वन इज एआई, सेकंड इज सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री नेक्स्ट लेवल, जैसे कि ASML है जो डच और यूएस कॉम्बिनेशन है। दैट्स द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड व्हिच मेक्स द चिप्स फॉर एनी सेमीकंडक्टर कंपनी। तो उसका एक बहुत बड़ा प्लांट डिस्कशन में है, इंडिया में भी लग सकता है और यूएस में, मुझे लगता है यूएस में लगेगा, हाई पेड जॉब्स हैं। तीसरा है स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स, जिसको स्मॉल SMRs बोलते हैं। वो एक एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्लीन एनर्जी, बहुत जल्दी बिल्ड हो जाता है, 2 से 3 सालों में। डाटा साइबर, 4 एरियाज हैं। इसकी सर्विसिंग की कॉस्ट मैं आज ही आपको अगर आप देखें, यहाँ पे पीटरसन इंस्टीट्यूट फॉर इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, उनके जो सीईओ हैं, जो हेड एनालिस्ट हैं, उनकी भी रिपोर्ट आई है कि जो कॉस्ट ऑफ सर्विसिंग है और दैट टू एडवांस सर्विसिंग, भारत में एक फ्रैक्शन है, तकरीबन 12% की कॉस्ट पे हमें वो सर्विसेज मिलती है। अगर हम उसे ट्रांजिशन करेंगे तो फाइनेंशियली वो सेंस मेक ही नहीं करेगा। और रिपब्लिकन पार्टी के जो डोनर्स हैं उसमें बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक रॉक और वैनगार्ड से लोग आते हैं, इन्वेस्टमेंट बैंक्स करते हैं, क्योंकि प्रो फाइनेंस है। तो भारत एक अमेरिका की मजबूरी भी होगी और एक अच्छा गुडविल साइन भी होगा कि टैरिफ्स के अंदर बिल्कुल लेवर देगा सर्विसिंग सेक्टर के अंदर। लेकिन जहां पे मैन्युफैक्चरिंग की बात आती है, जहां पे स्टील की आती है, जो अगेन इकोनॉमिकली सेंस नहीं मेक करता, उस पे टसल चल रहा है। लेकिन आई कैन अश्योर यू, इंडिया विल बी अमंग द टॉप 3 कंट्रीज जिसको रियल बिग टाइम कंसेशन में मिलेंगे। एक की निजी दोस्ती, नंबर 2 हमारी रिक्वायरमेंट, क्योंकि एआई और को तकरीबन 85% स्लैश हेल्थ केयर में कर रहा है। 85% हमारी खुद का जो काम है स्टार्टअप, हम लोग एफिशिएंसीज पे काम करते हैं। बिल्कुल, आपकी आवाज़ हम तक ठीक से डॉक्टर धीरज यहाँ पर पहुँच नहीं पा रही। लेकिन डॉक्टर जाकिर, जो बात डॉक्टर धीरज कह रहे हैं कि रियायत मिलने वाले जो देश होंगे अमेरिका की तरफ से, जिस तरह से भारत नेगोशिएट कर रहा है, खुद ट्रम्प कह चुके हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो सबसे बेहतरीन नेगोशिएटर्स में से एक हैं, और भारत जब ब्लैकस्टोन जैसे सीईओ ऐसी बात रखते हैं तो उस बयान को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, हम मानते हैं कि इंडिया हमारे यूएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 नज़रिए से। नंबर 1 बड़ी मार्केट है, नंबर 2 स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप है, जिससे जो है चाइना है, इंडो पैसिफिक है, तमाम सारी जगह, और डिफेंस मार्केट को भी ये देखते हैं, एनर्जी मार्केट को भी ये देखते हैं। बिल्कुल। तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि किस तरीके का संवाद हो रहा है बीच में। स्टेटमेंट्स तो बहुत आ रहे हैं। यूनाइटेड IMF ने कहा कि इंडिया इज़ द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड। इंडिया की जो इकोनॉमी है वो हाईएस्ट रिटर्न इकोनॉमी है, लेकिन अब इसकी नज़र सब कंज्यूमर की तरह देख रहे हैं। मैं अपने नेशन के इंटरेस्ट को डिफेंड करने की बात कर रहा हूँ। अमेरिका और ट्रम्प जो आए हैं वो अपने नेशन को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, वहीं पर ओवल ऑफिस में प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कह दिया था मेक इंडिया ग्रेट अगेन। बिल्कुल। तो यहीं पे एक पैरेलल स्टैब्लिश कर दिया गया था कि अगर आप अपनी इकोनॉमी को ग्रेट कर रहे हैं तो इंडिया की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ाए। तो हम मानते हैं कि अगर ब्लैक स्टोन जैसे कंपनीज इंडिया में आती हैं तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन ब्लैक स्टोन की कंपनीज का रिकॉर्ड बहुत खराब है। हर जगह वो डेट क्रिएट करती हैं, फिर उस कंपनी के जो है, अब मैं रियल बता रहा हूँ उनकी फंक्शनिंग क्या होती है। जी जी। डेट देती हैं, कर्जा देती हैं, फिर उस कर्जे से जो है उस कंपनी का जो है इक्विटी में शेयर करती हैं, फिर उसको अपने ओवर टेक ओवर कर लेती हैं। हमारी बहुत सी कंपनीज जो है इस घेरे में आ गई हैं, जैसे अडानी के साथ जो है बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, हम सब लोग जान रहे हैं। और अभी जो इंटरनेट में जो साइन किया है, हम
जब मुकेश अंबानी को इनवाइट किया गया था तो लगता था कि एलन मस्क और जियो में बहुत अच्छा बिल्कुल कॉपरेशन होगा, लेकिन बिल्कुल। वो ना जाकिर होकर जाकिर एयरटेल साहब, हो थोड़ा गया। सा हम अभी मुद्दे से इधर उधर ना चले जाएं, क्योंकि बने रहे हम उस मुद्दे जी पर। अभी हम अगर शेयर बाजार की भी यहाँ पर बात कर लेते हैं, एक और खबर जो आ रही है, शेयर बाजार में पिछले कई महीनों से जारी गिरावट के बीच भारतीय इकोनॉमी के लिए अच्छी खबर आई। आम आदमी के लिए राहत की बात यह रही कि फरवरी में खुदरा महंगाई में काफी गिरावट देखने को मिली और ये 7 महीने के न्यूनतम स्तर पर पहुंच गई। खाने पीने की चीजों की महंगाई तो 11 महीने के न्यूनतम स्तर पर है। देश में औद्योगिक उत्पादन में भी तेजी आई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अच्छे प्रदर्शन से औद्योगिक उत्पादन में इस साल जनवरी में 5% की वृद्धि हुई है। इस बीच मूडीज रेटिंग्स ने 2025-2026 भारत की जीडीपी की ग्रोथ 6.5% से अधिक रहने का अनुमान यहां पर जाहिर किया है। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। डॉक्टर धीरज, अगर आपके पास मैं यहाँ पर आऊँ, मूडीज़ की जो रेटिंग है इस बीच जिस तरह से आई है, भारत की जीडीपी को लेकर 6.5 से ज़्यादा रहने का अनुमान यहाँ पर जाहिर किया गया है। और जो बात जाकिर साहब भी कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट के लिहाज से हम, और इतना ही नहीं है, भारत सिर्फ अमेरिका पर निर्भर है ऐसा तो है नहीं। भारत तमाम अलग अलग देशों से इस तरह की डील्स कर रहा है। निर्यात को लेकर वो अलग अलग आस्पेक्ट्स पर ध्यान भी दे रहा है। आप अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर धीरज। कैन यू हियर मी? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। आप वर्ल्ड में कहीं पर भी रह लीजिए, समय की रिक्वायरमेंट की है। मैं बार बार उसी पे आता हूं, जो एआई और एमएल की इंडस्ट्री है और क्वांटम कंप्यूटिंग की है, वो 25% टू 35% एनुअल ग्रोथ रेट मिनिमम, मैं आपको नंबर्स बता रहा हूं, उस पर ग्रो कर रही है, जिसकी सारी सर्विसिंग एट 85% डिस्काउंट रेट पे भारत ही प्रोवाइड करा सकता है। ये नीड ऑफ द आवर है पूरे वर्ल्ड की। यूरोपियन ले लीजिए, साउथ ईस्ट एशिया लीजिए, अमेरिका ले लीजिए। मैं उस इंडस्ट्री में खुद हूं, तो मैं आपको फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस बताता हूं। लेकिन जो आप पॉइंट डिस्कस कर रही हैं उसमें 3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा खुद का रिस्क ऑफ रिसेशन यूएस इकोनॉमी का एज ऑफ नाउ 15% है, लेकिन अगर आप 4 फैक्टर्स को उसमें ऐड कर दीजिए, जो समझना बहुत जरूरी है आपके दर्शकों को, जिसके अंदर एक आता है इमिग्रेशन इश्यूज, सेकंड आता है टेरिफ वॉर्स, तीसरा आता है जियो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, और चौथा है डोज, जो कि 4 एरियाज पे एक्ट कर रहा है। यूएसए, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टिंग, गवर्नमेंट जॉब्स। अगर आप इसको ऐड करें तो 30% रिस्क बन जाता है रिसेशन का। तो रिपब्लिकन पार्टी का जो कोर फंडा है वो भी कोशिश कर रहा है कि मिनिमम हिट मिले। हमारी खुद की मार्केट 15 से 20% डाउन है, ब्लू चिप की बात कर रहा हूं। बिल्कुल, मैं खुद भी कंसल्टिंग करता हूं, इसीलिए इट्स वरिंग पीपल हु आर और फंडिंग द इसीलिए जो पार्टी बैलेंस की बात दोनों देश कहीं ना करना कहीं चाह रहे हैं, यही बात डॉक्टर जाकिर भी कह रहे हैं, यही बात डॉक्टर धीरज आप भी कह रहे हैं कि किस तरह से दोनों देश अपने अपने हितों की बात कर रहे हैं और एक बैलेंस बिठाने की कोशिश कर रहे हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है आगे आने वाले वक्त में। आऊंगी मैं आपके पास डॉक्टर धीरज, आऊंगी मैं आपके पास। यहाँ पर भारत पर किस तरह से दुनिया का भरोसा जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उस पर भी हम अगर ध्यान दें यहाँ पर, तो आईएमएफ जो है उसने यहाँ पर ये कहा है कि भारत दुनिया का ब्राइट स्पॉट है। किस तरह से भारत तरक्की कर रहा है और दुनिया में अपना नाम बना रहा है। वर्ल्ड बैंक की हम बात करें, भारत सबसे तेज़ी से बढ़ती अर्थव्यवस्था बना रहेगा, यानी आगे आने वाले वक्त के लिए भी इस तरह की भविष्यवाणी जो है वो की गई है। यूएन की रिपोर्ट देखी जाए, दक्षिण एशिया के विकास को भारत लीड करेगा, यहाँ पर ये कहा गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है उनकी तरफ से कहा गया है भारत में भविष्य के लिए सकारात्मक संकेत जो हैं वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और मूडीज का जिक्र जिस तरह से अभी हमने किया, 2026 में 6.5% से ज़्यादा हो सकती है भारत की विकास दर। इसके अलावा EY जो है, अर्नस्ट एंड यंग ने भी कहा है 6.5% से 7% तक जीडीपी ग्रोथ जो है वो यहाँ पर संभव है। ब्लैकस्टोन का भी हमने जिक्र किया, जिसमें कहा गया है कि भारत दुनिया का सबसे अच्छा बाजार है उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिहाज से यहाँ पर। और इसके अलावा जर्मन के जो पूर्व चांसलर थे वॉल्टर जे लिंडन, उन्होंने भी कहा था, जो पूर्व राजदूत थे जर्मन के, कि भारत के बिना दुनिया जो है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। और इन्हीं बातों का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे थे। डॉक्टर जाकिर, हम यही कहना चाह रहे थे कि भारत और अमेरिका जो है वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, और भारत जो है वो सिर्फ अमेरिका पर डिपेंडेंसी नहीं रखे, वो तमाम देशों के साथ अपने संबंध बेहतर कर रहा है। और बाकी देश भी ये बात देख रहे हैं कि भारत किस तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। ऐसे में अमेरिका यहाँ पर भारत को नाराज़ करने या भारत से दोस्ती में तलखी लाने का खतरा तो अमेरिका भी मोल नहीं लेगा। जी, वो नहीं लेगा, लेकिन यह साथ साथ दोनों चीजें चल रही। स्टिक एंड कैरेट अमेरिका की हमेशा पॉलिसी रही है कि जहां पर उसको स्टिक जरूरत कैरेट देता है, अगर कोई नहीं मानता है तो फिर स्टिक दिखाता है। लेकिन भारत ने अपने ऑप्शन क्लियर करके ओपन करके रखे हैं। वो 32 कंट्रीज से FTI का
एफटीए का, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का मतलब निगोशिएशन चल रहा है। अभी अभी हाल ही में यूरोपियन यूनियन से चल रहा है। हमने जो है यूएई से किया, ऑस्ट्रेलिया से किया और कुछ यूरोपियन 3 कंट्रीज से किया, और अभी जो है करीब 12 से 14 कंट्रीज के बीच में चल रहा है। तो हम जानते हैं कि अगर हमारा मैन्युफैक्चरिंग ग्रो कराना है तो हमें एफटीए साइन करना है। एफटीए में दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस कंट्री से हमको रॉ मटेरियल मिलेगा उससे भी हमने किया है, जहाँ पे हमारा फिनिश प्रोडक्ट जाएगा जिस मार्केट पे उससे भी किया। तो यहाँ से हम अपने एफटीए जो है एक यूनिक तरीके से ला रहे हैं, जो कि दुनिया की और कंट्रीज नहीं कर सकती, क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी इकोनॉमी नहीं है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इतना बड़ा मैन पावर नहीं है, इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी नहीं है। तो अमेरिका भी ये देख रहा है कि उसने रखा है कि 2030 तक हम $500 बिलियन का ट्रेड ले जाएंगे, बिल्कुल। लेकिन कहीं ना कहीं जो है वो एक तरीके से अमेरिका फर्स्ट की जो है, पैसे के पीछे अमेरिका जाना जो है, हमें बहुत ही स्ट्रांगली जो है अपने पत्तों को खोलना चाहिए और बहुत ही स्ट्रांगली लीड करना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के पास बहुत ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि उसके सारे लीडिंग इसी बात का जिक्र डॉक्टर धीरज भी कर रहे थे। जी बिल्कुल। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर धीरज कौल, आप हमसे जुड़े, आपने महत्वपूर्ण जानकारियां यहाँ पर साझा की हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन, दिलचस्प रही है बातचीत, बहुत बहुत शुक्रिया।